गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा है। आप में से जो बच्चे साइंस में हैं उनने 11th क्लास में भी वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हम जब अपनी डेली लाइफ में क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं तो पूरे दिन भर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ से हमें काम पड़ता है। हमें टाइम देखना पड़ता है, वेट देखना पड़ता है, हमें लेंथ मेज़र्स करनी पड़ती हैं, एंगल्स मेज़र करने पड़ते हैं। इनमें से बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में केवल मैग्नीट्यूड बता देना ही काफ़ी होता है। जैसे टाइम जब हम देखते हैं तो उस समय हमें सिर्फ ये देखना होता है कि घड़ी में कितने बजे हैं। उस समय हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड मालूम कर लें तो उससे पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। जैसे आप बिजली विभाग के कंट्रोल रूम के सुप्रिटेंडेंट हैं और आपके पास कोई सूचना आती है कि कंट्रोल रूम से 200 मीटर की डिस्टेंस पर एक ट्रांसफार्मर है और वो उसमें आग लग गई। आप तुरंत अपनी टीम को भेज दें। तो कंट्रोल रूम में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ठीक है 200 मीटर दूरी पर जब ट्रांसफार्मर देखेंगे तो आपको हो सकता है 200 मीटर की डिस्टेंस पर 3 या 4 ट्रांसफार्मर्स दिखाई दें। तो आप उस काम को तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एग्जैक्ट ये पता ना पड़े कि 200 मीटर दूर कौन सा वाला ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, यानी उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन भी हमें पता होनी ज़रूरी है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में जब तक उसकी डायरेक्शन के बारे में जानकारी ना हो तब तक वो जानकारी अधूरी रहती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े, ऐसी सभी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। हम आज इस लेक्चर में वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में जान लें, कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की भी बात करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो आमतौर पर हम काम में लेते हैं, टाइम है, स्पीड है, मास है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, या एरिया है किसी फिगर का, या वॉल्यूम है किसी बॉडी का। तो ये सारी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल उनका मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो हम आराम से समझ सकते हैं, फोर्स है, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की जानकारी नहीं दी जाएगी तो वो जानकारी अधूरी रह जाएगी। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। अगर किसी लाइन के लिए हमें ये बता दिया जाए कि इसका एक छोटा टुकड़ा हम लें ए से बी के बीच में,
तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट में भी एक डायरेक्शन अगर हम फिक्स कर दें, जैसे अगर हम ये बता दें कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो ए से बी की डायरेक्शन में मान लो हम मेजर कर रहे हैं, तो ये ए से बी के बीच में जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी वेक्टर को आप समझ सकते हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैं वेक्टर ए बी की बात करूं तो हम वेक्टर ए बी को नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं। एरो का साइन हमें डायरेक्शन बताता है कि इस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ। किसी भी वेक्टर में तीन बातें इंपॉर्टेंट। पहली, उसकी लेंथ, या जिसे हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। तो लेंथ से हमारा क्या मतलब है कि अगर मैं वेक्टर ए बी की बात कर रहा हूं तो जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो उस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कहलाता है या उसकी लेंथ कहलाती है। दूसरी बात है सपोर्ट। सपोर्ट से हमारा मतलब है कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किस लाइन का पार्ट है, कौन सी इनफाइनाइट लाइन है जिसका वो पार्ट है। सपोज हम बात करते हैं ए बी, ये अगर इस लाइन एल का एक पार्ट है तो एल लाइन इस वेक्टर का एक सपोर्ट है। और तीसरी बात है वेक्टर की जानकारी के लिए सेंस। सेंस का मतलब है उसकी डायरेक्शन वेक्टर की किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ है। तो यहां पर सेंस का मतलब है डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने लिया ए बी, ए को हम कहते हैं जहां से शुरू हुआ, ए इज इनिशियल पॉइंट, और जहां ये खत्म हुआ उसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। बी इज टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। डायरेक्शन बताने के लिए इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ एक एरो का साइन लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम वेक्टर्स को एक सिंगल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं। कई बार हम लिखते हैं जैसे ए बी वेक्टर को वेक्टर ए एक सिंगल लेटर से भी डिनोट कर दिया जाता है। और बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स में कई बार बोल्ड लेटर्स में भी इन लेटर्स को लिख दिया जाता है जो नॉर्मल प्रिंटिंग से अलग होते हैं। तो वहाँ पर हम इसका जो तरीका है लिखने का, बोल्ड लेटर्स की हेल्प से उसको लिख दिया जाता है जो अलग ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर्स की जो हमें पढ़ने में सहायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 यूनिट हो, उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। आप इसको यह भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो वो वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाएगा, इसकी कोई लेंथ नहीं होगी। तो जैसे हम ए पॉइंट से शुरू करें और ए पॉइंट पर ही ख़त्म कर दें तो इस तरीके का जो वेक्टर है वो ज़ीरो वेक्टर है और इसे नॉर्मली हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जीरो से रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं, या तो हम जीरो पर
वेक्टर का साइन लगा देते हैं, या बुक्स में जब कई बार लिखते हैं तो थोड़ा बोल्ड लिखकर 0 को बोल्ड बना दिया जाता है। तो ये है नल वेक्टर को या जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दूसरा जो हम काम में लेंगे वेक्टर, वो है कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे सभी वेक्टर्स जो किसी सेम लाइन पर लाई करते हुए सेम लाइन के पैरेलल हों, उन सभी वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। यानी ऐसे सभी वेक्टर जिनका सपोर्ट सेम लाइन पर होगा, वो सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, अगर मैं एक लाइन लेता हूं, यहां पर एक वेक्टर है ए बी, जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ ले लें। इसी के पैरेलल एक और वेक्टर है पी क्यू, इन्हीं के पैरेलल एक और वेक्टर हम ले लेते हैं आर एस। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो वेक्टर्स हैं, चाहे ए बी आप देख लें, चाहे पी क्यू देख लें, चाहे आर एस देख लें, ये सारे के सारे सेम लाइन के पैरेलल हैं। तो इस तरह के जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। अगला जो नाम इस क्रम में आता है वो हम लेते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल नाम से भी आप समझ सकते हैं ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हो, को इनिशिएट हो रहे हो, एक ही पॉइंट जिनका इनिशिएटिंग पॉइंट हो। जैसे हम ओ पॉइंट लेते हैं, ओ पॉइंट से एक वेक्टर ए की डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर बी की डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर सी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, तो ये सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। हमें अक्सर एक और टाइप के वेक्टर्स मिलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे सभी वेक्टर्स जो किसी एक ही प्लेन में लाई करते हों या किसी एक ही प्लेन के पैरेलल हों, तो उस तरीके के जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करें या सेम प्लेन के पैरेलल हों, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। अब कुछ और वेक्टर्स जिनका हमें यूज करना है उनकी जानकारी भी हम ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शन और उनके मैग्नीट्यूड्स सेम हो, तो ऐसे सभी वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम एक पैरेललोग्राम ले सकते हैं। मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूं ए बी सी डी। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और लेंथ में इक्वल होती हैं। तो अगर मैं ए बी और डी सी करके दो वेक्टर्स लूं तो दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं और दोनों
पैरेलल भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB वेक्टर और DC वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर। इसी तरह से इस पैरेललोग्राम की ही बात करें तो BC वेक्टर और AD वेक्टर भी पैरेलल भी हैं, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब हम समझेंगे कि अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर कोई वेक्टर है AB जिसकी डायरेक्शन A से B के बीच में है, और दूसरा वेक्टर एक और ले लें जो B से A की डायरेक्शन में हो, तो B से A की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो वेक्टर AB का अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। तो BA इज अपोजिट वेक्टर ऑफ AB, और इसी तरह से AB इज अपोजिट वेक्टर ऑफ BA। अब सबसे ज़्यादा जो काम में एक वेक्टर में टर्म आएगी उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। हम जब भी वेक्टर्स का जिक्र करेंगे तो यूनिट वेक्टर का जिक्र जरूर आएगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। हम वेक्टर A की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो उसे हम A कैप से शो करते हैं। कोई भी वेक्टर हमने कहा जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। अगर वेक्टर A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात करें तो उसका मीनिंग है कि आप जो वेक्टर A है उसको आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर आप यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बात करेंगे तो उसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अगर आप बात करते हैं यूनिट वेक्टर की तो उसे हम के कैप से डिनोट करें। और यूनिट वेक्टर की हेल्प से ही हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव करते हैं कि जब भी आपको किसी वेक्टर को लिखना हो, जैसे वेक्टर ए को लिखना चाहते हैं आप, तो वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड लें और उसकी डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ वेक्टर में जो काम में टर्म्स आएंगे उनके बारे में सीखा है। अब हम ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, यानी वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करें, कैसे सबट्रैक्ट करें। सबसे पहले हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो जब भी आपको वेक्टर्स को ऐड करना हो तो गिवन वेक्टर्स की डायरेक्शन में उन्हीं के इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स लेते हैं। जैसे मैं शुरू करता हूं वेक्टर A से, मैं वेक्टर A की डायरेक्शन में ही एक वेक्टर लेता हूं और उतनी ही लेंथ का लेता हूं। मान लेते हैं हमने इसको P पॉइंट से शुरू करा और Q पॉइंट पर टर्मिनेट करा, तो ये वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं अगर इसमें वेक्टर B को ऐड करना चाहता हूं
तो इसको ऐड करने के लिए जो पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है वहां पर मैं दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लेता हूं और उसकी डायरेक्शन में ही एक वेक्टर ले लेता हूं b, और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो अब पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने पर जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है वो इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ तो हमने मालूम कर ली, डायरेक्शन कौन सी हो, तो डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे उनकी डायरेक्शन इन कंटिन्यूशन होगी, तभी वो ऐड हो पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ए और बी की जो डायरेक्शंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा ए और बी के एडिशन का वो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने का मतलब है इसकी डायरेक्शन P से R की डायरेक्शन में होगी, यानी कि एक वेक्टर में और बी वेक्टर का जब मैं एडिशन करता हूं, यानी इसका मतलब है कि मैंने वेक्टर PQ में वेक्टर QR को ऐड करा है, तो इनका जो एडिशन है वो P से R की डायरेक्शन में होगा, जिसे हम PR कहेंगे। इस तरीके से जब मैं वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमें क्या बताता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड कंटिन्यूशन में दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करती। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे इस ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, PQ और QR कंटिन्यूशन में दो वेक्टर्स A और B को रिप्रेजेंट करता है, तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड PR इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी और उसकी डायरेक्शन P से R की तरफ होगी। अगर आप इनकी डायरेक्शन को एक साथ ही ले लें, एक ही क्रम में रख लें, तो इन ट्रायंगल PQR में आपने देखा है PQ और QR का जो सम है वो PR के बराबर। अगर आपने इनको एक ही क्रम में रखा होता तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, PQ प्लस QR प्लस RP का जो वेक्टर सम होगा वो हमेशा जीरो वेक्टर होगा। यानी जब भी आप किसी भी पॉलीगन के लिए आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं कि जब भी आप एक ही क्रम में इन सब को ऐड करते चलेंगे तो जो क्लोज कर्व बनेगा उसका वेक्टर एडिशन जीरो होगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प ले सकते हैं। आप वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये दो ही वेक्टर्स ले रहे हैं A और B, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे हम इसकी हेल्प से ऐड करेंगे, तो मैं दो वेक्टर्स लेता हूं, मान लेता हूं मैं एक वेक्टर A ले रहा हूं और इसमें वेक्टर B ऐड कर रहा हूं। तो वेक्टर A में जब आप वेक्टर B को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट OP से हम वेक्टर A को रिप्रेजेंट करते हैं, PQ से वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A और B का जो सम है वेक्टर OQ रिप्रेजेंट करेगा। अब आप B में अगर वेक्टर A को ऐड करें, जैसे OR वेक्टर B है और वेक्टर A को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं B में,
तो एक ही डायरेक्शन में एक वेक्टर लेना होगा जो R पॉइंट से शुरू होगा और वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ही होगा। तो वो वेक्टर Q पर जाकर मिलेगा, एक नया ट्रायंगल बनेगा ORQ, और B में जब A को हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्ट फिर वही आएगा जो O से Q की डायरेक्शन में होगा। तो यही A प्लस B होगा या B प्लस A होगा। इस तरह से जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं इसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। और देखा जाए तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही तरीका है। आप देख सकते हैं अगर आपने OP में PQ को ऐड करा तो आपको OQ मिला, लेकिन क्योंकि ये OPQR एक पैरेललोग्राम है तो जितना OP वेक्टर है उतना ही RQ भी है, और जितना PQ वेक्टर है उतना ही वेक्टर OR भी है, क्योंकि दोनों ये इक्वल वेक्टर्स। तो OR में आपने RQ को ऐड करा तो भी आपको वेक्टर OQ ही मिला। तो वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन दो अलग चीजें नहीं है, सेम ही है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ने हमें एक और बात बता दी कि आप चाहे वेक्टर A में B को ऐड करें या वेक्टर B में A को ऐड करें, दोनों ही परिस्थितियों में हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है। तो आइए अब हम वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज की भी चर्चा कर लें। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम कर ही चुके हैं कि वेक्टर्स का जो एडिशन है ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी आपने देखा कि चाहे आपने वेक्टर A में B ऐड करा हो या B में A ऐड करा हो, आंसर आपको सेम है। A प्लस B और B प्लस A दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। अब हम ये भी चेक करना चाहेंगे कि क्या वेक्टर का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। इसके लिए हम तीन वेक्टर्स को ऐड करके देखते हैं। मैं वेक्टर A लेता हूं PQ, इसमें वेक्टर B को ऐड करते हैं जो कि QR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A प्लस B में मैं एक और वेक्टर ऐड करना चाहूंगा, तभी हम एसोसिएटिविटी चेक कर पाएंगे। A प्लस B में हम वेक्टर C को ऐड करना चाहेंगे। तो A और B का रिजल्ट हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो A प्लस B को रिप्रेजेंट करेगा PR। तो A का मतलब यहां PQ है, B का मतलब QR है, और इसमें इस रिजल्ट में एक और वेक्टर हम ले लेते हैं RS। RS वेक्टर C को रिप्रेजेंट कर। PQ और QR का अगर हम सम कर देते हैं तो PQ और QR का जो सम होगा PR रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मुझे PR वेक्टर में RS वेक्टर को ऐड करना है। तो PR में जब मैं RS वेक्टर को ऐड करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा मुझे PS। तो यानी A प्लस B में जब मैंने वेक्टर C को ऐड करा है तो मेरा रिजल्ट आया है PS वेक्टर। यानी ये A प्लस B प्लस C। अब मैं A में B प्लस C को ऐड करना चाहूँगा। तो पहले आप जो भी दो वेक्टर्स का रिजल्ट आता है उसको ही लिखें। तो वेक्टर B का मतलब है QR, वेक्टर C का मतलब है RS। तो QR और RS का जो रिजल्ट है वो हम देखें क्या आएगा। QR और RS, तो इनके लिए Q और S को ज्वाइन करते हैं। डायरेक्शन होगी Q से S की तरफ, यानी QR और RS का सम है QS। A वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है PQ के द्वारा। तो यानी अब आपको PQ में QS ऐड करना है।
ये वेक्टर पी क्यू है और ये वेक्टर क्यू एस है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो पी को एस से ज्वाइन कर देंगे, पी और एस को ज्वाइन करा, यानी इनका रिजल्ट आया पी एस। तो दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे ए प्लस बी में आप सी ऐड करें या ए में बी प्लस सी ऐड करें, दोनों ही परिस्थितियों में हमें एक जैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एसोसिएटिव भी होता है, यानी ए प्लस बी में चाहे आप वेक्टर सी ऐड करें या ए में बी प्लस सी ऐड कर लें, दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसा रिजल्ट हमें मिलता है। एक और प्रॉपर्टी की हम बात करना चाहेंगे जब वेक्टर्स एडिशन की बात कर रहे हैं, कि हर वेक्टर के लिए एक ऐसा वेक्टर मौजूद है, वेक्टर ए के लिए एक ऐसा वेक्टर मौजूद है जिसमें उसको अगर हम ऐड करें तो वेक्टर ए ही आता है, और वो वेक्टर है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को जब भी किसी वेक्टर में हम ऐड करेंगे वही वेक्टर रिजल्ट में आएगा, यानी कि जीरो वेक्टर जो है वो आइडेंटिटी वेक्टर है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, यानी हर वेक्टर के लिए एक ऐसा वेक्टर मौजूद है जिसमें उसको ऐड करा जाए तो वही वेक्टर रिजल्ट में भी आता है। और एक और प्रॉपर्टी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स या इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। जब भी कोई वेक्टर लिया जाएगा तो हर वेक्टर के लिए एक ऐसा वेक्टर जरूर मौजूद होगा कि वेक्टर ए में वो वेक्टर हम ऐड करें तो जीरो वेक्टर हमें मिल जाए। तो वो वेक्टर जो होगा उसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए या इनवर्स ऑफ वेक्टर ए फॉर एडिशन, और वो वेक्टर होगा -a। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ एडिशन से संबंधित प्रॉपर्टीज वेक्टर की पढ़ी, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।